विरुद्ध। अध्याय 266 से 270। नमस्कार। आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 266। विघ्न। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 266। विघ्न। युनचे ने यह नहीं सुना कि यह मूल्यवान कबीले का खजाना क्या था, लेकिन उन्होंने इसे इतना महत्व दिया कि उन्होंने इस पर एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी। यह शायद कुछ अविश्वसनीय था। शायद ये वास्तव में सम्राट अवेकनिंग हॉट लॉर्ड्स की तरह पवित्र वस्तु श्रेणी की एक वस्तु थी। चूंकि कबीले का खजाना इस हद तक कीमती था कि ग्रैंडवेक कबीला एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के सुक्वेक देश का एक शीर्ष संप्रदाय बनने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए इस कीमती खजाने का उपयोग किस पर किया जाए, इसका निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि वे इसका प्रयोग किसी सामान्य शिष्य पर करते तो निस्संदेह ये बर्बादी होती। इस मामले में आवश्यक अविश्वसनीय सावधानी के कारण उन्होंने इस पीढ़ी तक कभी भी कुलों के खजाने का उपयोग नहीं किया, बल्कि इसे एक अज्ञात स्थान पर छिपा दिया था। इसके अतिरिक्त उस छिपे हुए स्थान को केवल एक विशेष कुंजी द्वारा ही खोला जा सकता था, और वह विशेष कुंजी हमेशा अगले कबीले मास्टर के हाथ में रहती थी। इस पीढ़ी में ये सु हेंगशान के हाथों में था। सु हेंग्यू एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। जब वह छोटा था तब से ही उसने कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने की लालसा की थी, लेकिन यद्यपि उसकी योग्यता अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी, फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी नहीं थी। हालांकि वह अभी भी ग्रैंडवेक कबीले के भीतर एक उच्च प्रतिष्ठा तक पहुंच गया था, और इन सभी वर्षों में वह पर्याप्त संख्या में सहायकों को लुभा रहा था और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ सहयोग करने की दिशा में अत्यधिक प्रयास भी कर रहा था। ग्रैंडवेक कबीले के सभी बुजुर्ग जिन्होंने इन विचारों को साझा किया था, स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित हुए। अभी जिस कारण से सु हेंग्यू दृढ़ता से चाहता था कि सु हेंगशान खजाने की चाबी इस हद तक सौंप दे कि उसे सु हेंगशान के शत्रुतापूर्ण होने या ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड की शक्ति उधार लेने की कोई परवाह नहीं थी, ये सब उसके बेटे सु हाओयू के कारण था। इस वर्ष सु हाओयू पूरे 20 वर्ष का था और उसकी गहन शक्ति पहले से ही आत्मा गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी। ग्रैंडवेक कबीले के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनका मानना था कि अपने बेटे की प्राकृतिक प्रतिभा के साथ वह कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से योग्य था। उन्होंने बार बार सु हेंगशान से इसका जिक्र किया और यहाँ तक कि कबीले के लोगों को उन पर दबाव बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया, लेकिन सु हेंगशान कभी सहमत नहीं हुए। हालांकि सु हाओयू की प्राकृतिक प्रतिभाएं आश्चर्यजनक थी, वह विश्व आश्चर्यजनक के स्तर पर बिल्कुल नहीं था जिसका उल्लेख उनके दिवंगत पूर्वजों ने किया था। इसके अलावा सु हेंग्यू हमेशा महत्वाकांक्षी थी। यदि उसने वास्तव में कबीले का सबसे मूल्यवान खजाना सु हाओयू को दे दिया, तो भविष्य में ग्रैंडवेक कबीले का अधिकार भी पूरी तरह से सु हेंग्यू के वंश में आ जाएगा। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसने ग्रैंडवेक कबीले के साथ भेदभाव किया और ब्लैकवुड पर भरोसा किया गढ़ की ताकत। यदि ग्रैंडवेक कबीला उसके हाथों में आ गया तो उनका भविष्य पूरी तरह से अकल्पनीय हो जाएगा। सु हेंगशान, यदि आपने कबीले का सबसे मूल्यवान खजाना थोड़ा पहले निकाल लिया होता, तो मेरा बेटा हाओयू बहुत पहले ही आसमान में उड़ गया होता, और 10 साल से भी कम समय में वह हमारे ग्रैंडवेक कबीले को इतनी ऊंचाई पर ले गया होता, हम अभी केवल सपना देख सकते हैं। सु हेंगशान ने बेरहमी से हंसते हुए कहा, यह मत मानो कि हम नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो। आप मेरे बेटे की प्राकृतिक प्रतिभा से ईर्ष्या करते हैं और व्यक्तिगत रूप से हमारे कबीले के खजाने का उपभोग करना चाहते हैं। अरे, लोगों का स्वार्थी और ईर्ष्यालु होना पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि आप चाहते हैं कि पूरा ग्रैंडवेक कबीला आपके द्वारा खींच लिया जाए। ग्रैंडवेक कबीले के बुजुर्गों में से एक के रूप में मैं इसके लिए कभी सहमत नहीं होऊंगा। बकवास, सु हाओरन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, ये स्पष्ट है कि तुम वही हो जो स्वार्थी हो। कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने पर अपना हाथ पाने की खातिर आप वास्तव में हमें उल्टा बदनाम करते हैं। तुम्हें जरा भी शर्म का एहसास नहीं है। यो, सु हेंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा, किसी बुजुर्ग की बात खत्म होने से पहले ही आपका बेटा अपना आपा खो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि कबीले के मालिक का अपना बेटा मेरे परिवार के हाओयू की तुलना में कबीले के खजाने का उपयोग करने के लिए अधिक योग्य है? ये सही है। यदि आप मेरे हाओयू के खिलाफ जीत सकते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से हाओयू से अधिक योग्य होंगे। हाओयू, आओ और अपने भाई हाओरान के विरुद्ध अपनी चालों की तुलना करो। हाँ पिताजी। लगभग 20 साल का एक युवक पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए सु हेंगशान के पीछे से निकला। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी, उसकी निगाहों ने उसके सारे अहंकार को उजागर कर दिया। भाई हारान, आप चाहे कितनी भी बकवास कहें, ये बेकार है। यदि आपने मुझे हरा दिया
तो मेरे पास कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने का उपयोग करने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा, और अब से इस मामले पर हमारे पास कबीले मास्टर के साथ कोई असहमति नहीं होगी। कृपया आप। सू हावरन ने अपने चेहरे के हाव भाव को तब तक नियंत्रित रखा जब तक कि वह पूरी तरह लाल नहीं हो गया, फिर भी उसने आगे चलने की हिम्मत नहीं की। भले ही सू हाओयू उनसे आधा साल छोटा था, लेकिन उसकी गहन शक्ति पहले से ही स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गई थी। सू हावरन बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं था। यदि वे वास्तव में लड़े तो इसका एकमात्र परिणाम ये होगा कि उसे मिट्टी में दबा दिया जाएगा और उसका सारा चेहरा खो दिया जाएगा। सू हेंगशान की छाती फूल गई और फिर बुरी तरह फूल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हारान की हिम्मत न हो? ये भाई हारान को इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। हम केवल चालों की तुलना कर रहे हैं, बस इतना ही। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं मारूंगा। इसके अलावा यदि आप इस छोटे भाई को हरा देते तो क्या आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते थे? सू हाओयू ने उपहास से भरे चेहरे के साथ सू हाओरन की ओर अपनी उंगलियां उठाईं। जैसे ही उसके मुंह के कोने में एक उपहास प्रकट हुआ। बस बहुत हो गया, अब और बहस मत करो, एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। कुर्सी पर बैठे बड़े बुजुर्ग सू वांजी ने अपनी आंखें खोली। उनकी धीमी आवाज गंभीर और विस्मयकारी थी। इस मामले में हेंग्यू वास्तव में थोड़ा अनुचित था, लेकिन यह अभी भी एक गलतफहमी है। ओह हेंगशान, हालांकि हमारे दिवंगत पूर्वजों ने हमें कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने का उपयोग करने से पहले दुनिया को हिला देने वाले शिष्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। हमारे पूर्वजों के दुनिया को हिलाने के कई मायने हो सकते थे। हाओयू एक ऐसी प्रतिभा है जिसका 100 वर्षों में भी आना मुश्किल है। वह केवल 20 वर्ष का है, फिर भी वह पहले ही आत्मा गहन क्षेत्र के 8वें स्तर में कदम रख चुका है। सुक्वेक के देश में वह पहले से ही दुनिया को हिला देने वाला शब्द पर खरा उतर सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि हाओयू के पास निश्चित रूप से हमारे कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने का उपयोग करने की योग्यता है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगली सदी में ग्रैंडवेक कबीले के भीतर हाओयू से अधिक प्रतिभा वाले शिष्य का आना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सू वांजी के सभी शब्द स्पष्ट रूप से सू हेंग्यू के पक्ष में पक्षपाती थे, लेकिन ये शब्द अकाट्य थे। उसने सू हेंगशान की ओर देखा और धीरे से कहा, इस साल हाओयू 20 साल का है। वह अब जवान नहीं रहे। यदि वह थोड़ा और बड़ा हो गया तो कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से बहुत कम प्रभावी होगा। हेंगशान, यदि आप अभी भी हठपूर्वक नहीं समझते हैं और इसे जारी करने से पहले कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने की रक्षा करते हुए मरने को तैयार हैं, तो क्या होगा यदि एक तथाकथित दुनिया को हिला देने वाली प्रतिभा हमारे ग्रैंडवेक कबीले के भीतर कभी नहीं उभरती है? तो क्या कबीले का खजाना होगा हमेशा के लिए सील? हमारा कबीला बहुत पहले ही आसमान छू सकता था, लेकिन इस वजह से लंबे समय तक स्थिर रहा। यदि वह दिन आता है कि हमारे कबीले को उस समय के सबसे मूल्यवान खजाने का उपयोग करते हुए किसी विपत्ति का सामना करना पड़ता है, तो बहुत देर हो चुकी होगी। सू हेंगशान ने अपनी भौहों को जितना अधिक नियंत्रित करने की कोशिश की, वह उतनी ही कड़ी होती गई। यदि सू हेंग्यू एक कर्तव्यपरायण बुजुर्ग थे और सू हाओयू दयालु स्वभाव के थे, तो यदि पर्याप्त लोगों ने उन्हें कबीले का खजाना देने की सिफारिश की, भले ही सू हेंगशान को लगा कि यह कुछ हद तक अनुचित है, वह इस तरह इतना दृढ़ नहीं होगा। चूंकि सू हेंग्यू की पंक्ति ने कबीले के सबसे मूल्यवान खजाने को प्राप्त करने के लिए कार्यों की ये श्रृंखला बनाई थी, इसलिए यह मामला पूरी तरह से समझौता योग्य नहीं था। कुल उभाने वाले को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन ब्लैकवुड गढ़ की ताकत का उपयोग करके उन पर दबाव डालना अनिवार्य रूप से एक ऐसी कार्रवाई थी जिसने कबीले को धोखा दिया था। इन लोभी और बेईमान लोगों को भले ही उसकी मृत्यु भी हो जाए, वह कुल का खजाना देने पर कभी सहमत नहीं होगा। ये कैसा है? सू वांगजी ने आंखें सिकुड़कर धीरे से कहा, हेंगशान, यदि तुम हमारे कबीले में 20 साल से कम उम्र का कोई शिष्य ढूंढ सको जो हाओयू को हरा सके, तब हेंग्यू फिर कभी कबीले के खजाने के बारे में मामला नहीं उठाएगा। सू हेंग्यू और सू हाओरन के समूह में हर कोई हंसने लगा। सू हेंग्यू ने सख्ती से कहा, बहुत अच्छा, अगर मेरे ग्रैंडवेक कबीले में 20 साल से कम उम्र का कोई है जो हाओयू को हरा सकता है और साबित कर सकता है कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा महानतम नहीं है, तो मैं तुरंत थप्पड़ मारूंगा और चला जाऊंगा। मैं कबीले के खजाने के बारे में कभी भी एक शब्द का उल्लेख नहीं करूंगा और मैं आज अपने अनुचित व्यवहार के लिए कबीले मास्टर से माफी मांगूंगा। लेकिन क्या होगा अगर कोई हरा नहीं सकता हाओयू? तो कृपया हेंगशान, कबीले के खजाने की चाबी हाओयू को दे दें। मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद कोई भी बुजुर्ग और कबीले का कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि इस मामले को खींचा जाए या विवाद किया जाए। सू वांजी ने बहुत धीरे से कहा। सू हेंगशान ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी उंगलियां चट चट की आवाजें निकालने लगी।
अचानक, इससे पहले कि वह गुस्से में उन्हें डांटना चाहता, उसकी तरफ से एक अहंकारी युवक की आवाज आई। अच्छा विचार, सचमुच एक अच्छा विचार है। बड़े बुजुर्ग होने के योग्य, आपके विचार भी कितने निष्पक्ष हैं। कितना अच्छा विचार है, मैं दोनों हाथ उठाकर अनुमोदन करूंगा। युनचे के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई जब वह धीरे धीरे और आराम से आगे बढ़ा। अपने हाथों पर उसने घबराई हुई सू लिंगर को खींच लिया, जो युनचे के शरीर पर कसकर झुकी हुई थी। जब युनचे इसे और नहीं देख सका, तो उसने ड्रैगन पर्चिंग मंडप को छोड़ दिया और एक झांकने वाले सू लिंगर को पाया जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसे अपने कमरे से बाहर निकलते देख सू लिंगर तुरंत अपने छोटे कदमों से दौड़ी और तुरंत बोली, बड़े भाई युनचे, पापा ने कहा था कि तुम वहां नहीं जा सकते। ये वहां वास्तव में खतरनाक है। चिंता मत करो, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। युनचे ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंग ए, तुम यहीं रहो। चाहे कुछ भी हो, तुम वहां के करीब नहीं जा सकते। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। एक बार जब युनचे ने बात खत्म कर ली, तो वह आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, वह एक बार फिर रुका और सू लिंगर से कहा, लिंगर, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ? युनचे की आंखों में देखते हुए सू लिंगर ने बिना किसी हिचकिचाहट के और अपनी पूरी ताकत से सिर हिलाया। एमेन। तो फिर चलो वहाँ एक साथ चलते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। युनचे ने हल्के से कहा और फिर सू लिंगर का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसके दिल में सबसे सुरक्षित जगह जहां सू लिंगर रह सकती थी, वह उसके बगल में थी। अगर वह कहीं और होती तो उसे राहत नहीं मिलती। एक बार जब युनचे की घमंड भरी आवाज बाहर की ओर प्रसारित हुई, तो वह अचानक दृश्य का केंद्र बिंदु बन गया। सू हेंगशान अचानक बहुत चिंतित होकर पीला पड़ गया। छोटे भाई युन और लिंग ए, आप यहाँ क्यों हैं? जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। यहाँ का मामला आपसे संबंधित नहीं है और यह वह जगह नहीं है जहाँ आपको आना चाहिए था। इससे पहले जब युनचे ने सू लिंगर को बचाया था, अगर उसे ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड ने उनकी महत्वपूर्ण योजना को नष्ट करने वाले के रूप में पहचाना होता, तो वे शायद उस पर नजर रखते। जहाँ तक सू लिंगर का सवाल है, उसके लिए यहाँ रहना और भी खतरनाक था। एक बार स्पष्ट और ईमानदार शब्द कहे जाने के बाद वह पहले ही अपना सारा गुस्सा और कड़वाहट खो चुका था और उन्हें वहीं रोकने की योजना बना रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पापा, मैं नहीं डरता। मैं यहाँ पापा को खुश करने के लिए आया हूँ। सू लिंगर सू हेंगशान की ओर मधुरता से मुस्कुराई, फिर भी वह युनचे के और भी करीब आ गई और उसने अपने दोनों छोटे हाथों से युनचे को कसकर पकड़ लिया। यह मैं ही था जो लिंगर को यहाँ लाना चाहता था, क्योंकि अगर सू लिंगर मेरे अलावा कहीं और होती तो मुझे सहजता नहीं होती। युनचे सीधा खड़ा हो गया और धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं सीनियर सू से निश्चिंत रहने का आग्रह करता हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं लिंगर के बालों के एक भी टुकड़े को चोट नहीं पहुँचने दूंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब सू हेंगशान ने युनचे की आंखों के भाव को देखा, तो वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। अपने परीक्षणों और कठिनाइयों के दसियों वर्षों के दौरान उसने ऐसे ही शब्द कई बार सुने थे, लेकिन एक भी नहीं वह समय भी उसे इस समय की तरह भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता था। वह कथन, भले ही मैं मर भी जाऊं, मैं लिंगर के बालों के एक भी टुकड़े को चोट नहीं पहुंचने दूंगा, केवल युनचे के मुंह से नहीं निकला था। ये कुछ ऐसा था जो उसकी इच्छा और उसकी आत्मा से उत्पन्न हुआ था। युनचे की आंखों के भाव को देखकर उसे अपने शब्दों में निहित दृढ़ संकल्प का एहसास हुआ। वह बेहद आश्वस्त था कि यदि लिंगर की रक्षा की कीमत में उसका जीवन शामिल है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को बलिदान कर देगा। उसने सू लिंगर का हाथ हल्के से पकड़ लिया। वह दयालु धुंधली भावना बिल्कुल वैसी ही थी मानो वह अपनी पूरी दुनिया की रक्षा कर रहा हो, और सू लिंगर भी उसे मजबूती से पकड़कर गले लगा रही थी। यद्यपि वह पिता के सामने आ गया, फिर भी वह उसके पास ही खड़ी रही और उसकी ओर दौड़ी नहीं। उसकी आंखों में उसके लिए उसकी चिंताएं थी, लेकिन वे निडर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वह उसके साथ लिपटी रहेगी, उसे डरने की कोई बात नहीं है। युनचे और उनकी बेटी स्पष्ट रूप से आज ही मिले थे। वह ये समझने में असमर्थ था कि ये दोनों इतनी घनिष्ठता कैसे बना पाए। डिग्री उनका मानना था कि दो लोग जो एक दर्जन से अधिक वर्षों से अविभाज्य थे, वे भी इतनी शुद्ध निर्भरता और सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। क्या ये वास्तव में किसी प्रकार का स्वर्गीय भाग्य हो सकता है? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 267 अत्याचारी शक्ति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 267 अत्याचारी ताकत। जैसे ही युनचे सामने आया, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोगों में से एक ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
वह जल्दी से आगे बढ़ा और हेमू क्विंगिया के कानों में फुसफुसाया, मास्टर को पकड़ो, ये वही है। ये वही था जिसने हमारी योजनाओं को नष्ट कर दिया था जब हम सु हेंगशान की बेटी का अपहरण करने वाले थे। हेमू क्विंगिया ने यूचे पर अपनी नजरें घुमाई। अचानक उसने गुर्राते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर थप्पड़ मारा। कचरे का ढेर, आप लोगों ने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को हमारी योजनाओं को विफल करने की अनुमति दी है जिसने केवल स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया था। फिर आपके पास कूड़े का ढेर रखने का क्या मतलब है? ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड शिष्य का थप्पड़ मारा चेहरा बुरी तरह सूज गया। वह डर कर पीछे हट गया और दूसरा शब्द बोलने का साहस नहीं कर सका। हेमू क्विंगिया ने यूचे को भयावह निगाहों से देखा और उसके सामने सु हेंगयू की ओर धीमी आवाज में कहा, भाई हेंगयू, ये वह बच्चा है जिसने हमें उस छोटी लड़की का अपहरण करने से रोका था। उसने निश्चित रूप से हमारी महान योजनाओं को नष्ट कर दिया। अगर छोटी बच्ची अभी हमारे हाथ में होती तो इतनी परेशानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वह है। सु हेंगयू की आंखें जो यूचे को घूर रही थी तुरंत काली और निर्दयी हो गईं, क्योंकि वह ठंडे स्वर में हंसा। और यहाँ मैं सोच रहा था कि मैं इस बच्चे को कहाँ ढूंढूंगा, लेकिन वास्तव में उसे कोई डर नहीं है और वह खुद ही बाहर आ गया। सु हेंगयू ध्वनि सु हाओयू को प्रेषित हुई। हाओयू, कोई बहाना ढूंढो और इस बच्चे को एक क्रूर सबक दो। भले ही आपका हाथ फिसल जाए और गलती से उसकी मौत हो जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सु हाओयू ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने यूचे की गहन शक्ति के स्तर का निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और यूचे पर विस्फोट कर दिया। ये जंगली बच्चा कहाँ से आया? ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमारे ग्रैंडविक कबीले के लोगों में से एक भी नहीं हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारा ग्रैंडविक कबीला एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहा है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप जैसा जंगली आदमी जो भगवान से आता है जानता है कि कहां कदम रख सकता है, जल्दी कर सकता है और हाथापाई कर सकता है। यदि आप खुद को परेशान नहीं करना चाहते हैं तो ये युवा मास्टर आपको स्वयं विदा कर सकता है। जब सु हाओयू ने ये शब्द कहे तो साइट पर मौजूद सभी लोगों ने एक अलग माहौल बना दिया, क्योंकि सु हाओयू के ये शब्द जाहिर तौर पर जानबूझकर अपने लक्ष्य को शर्मिंदा करने और क्रोधित करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच किसी तरह का झगड़ा हो गया हो। हालांकि यूचे जरा सा भी क्रोधित नहीं था। उसने सु हाओयू का आकार मापने के लिए अपनी निगाहों का उपयोग किया और जब वह आकार ले रहा था तो उसने एक पल के लिए सिर हिलाया और फिर निराशा से अपना सिर हिलाया। अगले ही पल वह वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो वह बेचे जा रहे किसी मवेशी का आकार ले रहा हो। उसने अपनी ठुड्डी अपने हाथ से पकड़ी और इत्मीनान से कहा, एमेन, तो आप सु हाओयू हैं, जिसे ग्रैंडविक कबीले में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाला घोषित किया जाता है। आपकी उपस्थिति अभी भी प्रचलित है। इस युवा मास्टर की तुलना में आप अभी भी सैकड़ों हजारों मील दूर हैं, लेकिन आपकी शक्ल अभी भी देखी जा सकती है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आपका मुंह बहुत बदबूदार है। इससे बहुत बदबू आती है, जी मिचलाने लगता है। हा 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 हा, सु हाओयू बेतहाशा हंसी। और यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा जंगली आदमी यहाँ क्यों आएगा, तो तुम वास्तव में यहाँ मौत की तलाश में हो। नहीं नहीं नहीं, यूचे ने अपनी उंगली लहराई। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि मृत्यु की तलाश ये दो शब्द कैसे लिखे गए हैं। पहले मैंने बस सुना था कि आप ग्रैंडविक कबीले में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा वाले तथाकथित प्रतिभाशाली शिष्य हैं, इसलिए मैं ये देखने के लिए आया था कि आप इंसान की तरह दिखते हैं या कुत्ते की तरह। और जब मैं इस पर था, यूचे ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी कलाई मोड़ी। मैं यहाँ आपसे सलाह लेने आया हूँ, तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली। जब यूचे ने ये शब्द कहे तो घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। सु हाओयू के पास स्पिरिट प्रोफाउंड क्षेत्र के 8वें स्तर पर ग्रैंडविक कबीले में या यहाँ तक कि पूर्व की पूरी नदी में गहरी ताकत थी। वह उन लोगों के बीच अद्वितीय था जो 20 वर्ष से कम उम्र के थे, जबकि यूचे, जो केवल आत्मा के गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, ने वास्तव में सलाह लेने का साहस किया। यूचे की उम्र लगभग 17 या 18 साल लग रही थी। गहन आत्मा में प्रवेश करने के लिए इतनी उम्र में भी उनकी प्रतिभा काफी अच्छी थी। हालांकि सु हाओयू के सामने यह मूल रूप से उल्लेख करने लायक भी नहीं था। कई लोगों की आंखों में उपहास झलकने लगा और कुछ ऐसे भी थे जो यूचे को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई मूर्ख हो। हे, वह वास्तव में कोई डर नहीं जानता। सु हेंगयू और हेमू क्विंगिया एक ही समय में ठंडे स्वर में हंसे। सु हेंगशान की भौहें हिल गईं और वह आवाज देकर यूचे को रोकने ही वाला था। हालांकि जब वह अपनी आवाज बाहर निकालने ही वाला था, उसने उसे वापस निगल लिया।
उसने यूचे की अभिव्यक्ति को गहराई से देखा और फिर एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि वह और यूचे एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, उसके साथ हुई छोटी बातचीत से उससे लगा कि यूचे में उसकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता है। कम से कम उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो लापरवाह हो और अज्ञानी। उसके वर्तमान कार्यों में कोई गहरा अर्थ हो सकता है। सू हाओयू ने यूचे को क्रोधित करने का कारण सबसे पहले उसे खुद के साथ लड़ाई के लिए उकसाना था और फिर उसने यूचे को एक क्रूर सबक सिखाने का अवसर लिया। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केवल कुछ वाक्यों के साथ यूचे पहले से ही खुद से लड़ना चाहेगा। सू हाओयू मन ही मन हंसा। उसने अपनी बाहें अपनी छाती के सामने क्रॉस करते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा, आपकी योग्यता के साथ तुम अब भी मुझसे लड़ने के योग्य नहीं हो। हाँ 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 हाँ, यूचे जोर से हंसा। मैंने पहले भी मवेशियों को गर्म हवा उड़ाते देखा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बदबूदार कीड़ा गर्म हवा भी उड़ा सकता है। और यह हवा न केवल इतनी अजीब है, बल्कि इतनी बदबूदार है कि इसमें सांस लेना भी मुश्किल है। आप मौत की तलाश में हैं। यूचे क्रोधित नहीं था और यह सू हाओयू ही थी जो भड़क गई थी। एक पकड़ के साथ उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और उससे यूचे की ओर इशारा किया। अपना हथियार प्रकट करो। आप नहीं जानते कि मृत्यु की तलाश, ये दो शब्द कैसे लिखे गए हैं, क्या आप जानते हैं? आज ये युवा मास्टर तुम्हें ठीक से सिखाएगा। यूचे ने वह हाथ छोड़ा जिससे उसने सू लिंगर को पकड़ा हुआ था और धीरे से उसे सू हेंगशान के बगल में धकेल दिया। हालांकि उसने अपना हथियार बाहर नहीं निकाला और उसके दोनों हाथ वास्तव में उसके सामने चंचलता से झूल रहे थे, जैसा कि उसने लापरवाही से कहा था। ये तथ्य कि मैं आपसे सलाह मांग रहा हूँ पहले से ही आपको बहुत परेशान कर रहा है। क्या आप वास्तव में अब भी चाहते हैं कि मैं अपना हथियार प्रकट करूं? यदि यह सिर्फ आप ही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास अभी तक योग्यताएं नहीं हैं। पफ। साइट पर मौजूद बहुत से लोगों ने ठहाका लगाया। हम्फ, यह मूर्ख बस अपने आप को मूर्ख बना रहा है। सू हाओरन ने चुपचाप अपने दिल में डांटा। ज़ेया क्विंग्यू को याद करते हुए, जो एक परी के रूप में सुंदर थी, उसका दिल बेकाबू रूप से कांप उठा। साथ ही उसने नफरत से चुपचाप कहा, इतना सुंदर व्यक्ति वास्तव में इस तरह के बेवकूफ से शादी कर ली, स्वर्ग बस अंधा है। अच्छा, बहुत अच्छा। सू हाओयू को अचानक लगा कि उसके सामने इस बच्चे के साथ खड़े होने से उसकी स्थिति गिर जाएगी और वह तुरंत दहाड़ मारकर बाहर निकल गया। फिर नरक में जाओ। सू हाओयू ने अपनी लंबी तलवार से वार किया। जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा बढ़ी, पतली लंबी तलवार ने आसपास की हवा को अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे स्थानिक तरंगों का घेरा फैल गया। क्षण भर के लिए घटनास्थल पर कुछ बुजुर्ग मौजूद थे जिन्होंने इस तलवार में निहित शक्ति की प्रशंसा में सिर हिलाया। यूचे की आंखों का कोना ऊपर की ओर झुका हुआ था। उसका दाहिना हाथ लापरवाही से बाहर निकला और सू हाओयू की लंबी तलवार की ओर बढ़ गया। नर्क, ये बच्चा मौत की तलाश में है। वास्तव में सू हाओयू की तलवार लेने के लिए अपने हाथों का उपयोग करने का साहस करने के लिए क्या उसे अब अपना हाथ नहीं चाहिए? आइए उसके बारे में बात न करें जो स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर है, भले ही वह स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर कोई हो। अगर वह ऐसा कुछ करता है तो वह बस अपंग होने की कोशिश कर रहा है। छोटे भाई, सावधान रहो। जब सू हेंगशान, जिसका दिल पहली बार में आराम से बीमार था, ने यूचे की हरकत देखी तो वह क्षण भर के लिए शांत नहीं रह सका और सदमे से चिल्लाया। हालांकि यूचे की हथेली पहले से ही सू से लगभग आधा फुट दूर थी हाओयू की तलवार। वह असहाय होकर यूचे की हथेली को सू हाओयू की लंबी तलवार से संपर्क करते हुए देख सकता था। पोप ध्वनि के साथ यूचे के दाहिने हाथ ने सू हाओयू की तलवार को वैसे ही पकड़ लिया। वह अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका और तलवार पर मौजूद गहन ऊर्जा तुरंत पूरी तरह से बुझ गई। सू हाओयू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने से पहले यूचे का हाथ बिजली की गति से पहले ही निकल चुका था। मुट्ठी बनाकर उसने बेरहमी से ब्लेड पर प्रहार किया कि मुक्की से तलवार। बम। यूचे की बांह की ताकत असाधारण रूप से भयानक थी। इस भारी प्रहार के तहत सू हाओयू का अंगूठा और तर्जनी तुरंत अलग हो गए। उसकी लंबी तलवार उसके हाथ से छूट गई थी और उड़ते उड़ते वह कई टुकड़ों में बिखर गई। क्या ये वो दृश्य था जिसके बारे में हर किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनमें से हर एक का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया, यहाँ तक कि सू हेंगशान, सू हेंगयू, हेंगमू क्विंग्या और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। सू हाओयू 2 कदम पीछे हट गई। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उनकी दाहिनी हथेली से बहुत अधिक खून बह रहा था और यह अतुलनीय रूप से दर्दनाक था। इस अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण उसका दिमाग तुरंत अर्धविक्षिप्त अवस्था में चला गया। इससे पहले कि वह हौंफ पाता, यूचे की आकृति उसके ठीक सामने आ चुकी थी।
उसकी आंखों के ठीक सामने बर्फ जैसा ठंडा चेहरा आ गया और उसकी छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा गया। क्रंच, एक धीमी आवाज के साथ सू हाओयू की पूरी छाती अंदर की ओर डूब गई। उसकी हड्डियां साफ तौर पर टूट गईं और उसका पूरा शरीर एक लुढ़कते हुए कैलाबैश की तरह दूर तक लुढ़क गया और जमीन पर खून की एक लंबी रेखा खींच गई। हाओयू, सू हेंग्यू इतना चौंक गया जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से उड़ गई हो और वह सू हाओयू की ओर झपटा। उसके बगल में लियुंजी नामक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला और यूचे की छाती पर तलवार से वार किया। तुमने मेरे युवा स्वामी को नुकसान पहुंचाने का साहस किया, मुझे अपनी जान दे दो। सू हाओयू के लिए, जिसे ग्रैंडवेक कबीले में नंबर 1 प्रतिभा घोषित किया गया था, न केवल यूचे के खाली हाथ से उसकी तलवार रुक गई थी, बल्कि पलक झपकते ही वह वास्तव में गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। इससे सू हेंगशान को एक ही समय में झटका और खुशी महसूस हुई। अचानक जब उसने ली युंजी को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वह तेजी से आगे बढ़ गया और साथ ही जोर से दहाड़ने लगा। ली युंजी, तुम्हारी हिम्मत है। छोटे भाई यू, सावधान रहो। पृथ्वी गहन क्षेत्र का एक दबाव उसकी ओर बढ़ा। इस बार यूचे ने अब घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। अपने दोनों हाथों के झटके से ड्रैगन फोर्ट को पहले ही उसके हाथों में पकड़ लिया गया था और उस पर हमला करने वाले व्यक्ति को देखे बिना उसने अस्थायी रूप से बर्निंग हॉर्ट को सक्रिय कर दिया और सीधे एक फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार के साथ उसकी ओर मारा। टकराना, इस जोरदार धमाके से सभी के कानों के पर्दे काफी देर तक बजते रहे। जब यूचे ने बर्निंग हॉट राज्य की सक्रियता के तहत स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर में कदम रखा तो उसकी चरम शक्ति मध्य चरण अर्थ प्रोफाउंड दायरे में एक सामान्य अभ्यासी के बराबर थी, तो इसे लियुंजी द्वारा कैसे अवरुद्ध किया जा सकता था, जिसकी गहन शक्ति केवल पृथ्वी गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी। तेज धमाके के साथ लियुंजी उछलकर बाहर आ गया, जैसे कि वह टूटी हुई डोर वाली पतंग हो। उसे वापस उड़ते हुए भेज दिया गया। जब वह उतरा तो वह दर्जनों कदम पीछे चला गया और फिर अपनी तलवार को सहारे के रूप में लेते हुए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकला। युन से उस एक तलवार के वार का अत्याचार ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसके अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हों। सू हेंगशान, जो शुरू में यूचे को बचाने के लिए बाहर निकली थी, रुक गई। युनचे को देखकर, जिसके हाथों में एक विशाल तलवार थी, उसकी दोनों आंखें आश्चर्य से भर गईं। हर किसी की नजर युनचे पर थी, साथ ही सदमा भी लगा। ये युवक जो केवल 17 या 18 वर्ष का लग रहा था, उसने वास्तव में पलक झपकते ही सू हाओयू को हरा दिया और फिर उसने ली युंजी को भी एक ही वार से घायल कर दिया, जिसके पास अर्थ प्रोफाउंड क्षेत्र में गहरी ताकत थी। भले ही उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा हो, फिर भी उनमें यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यह वास्तव में वास्तविक था। वाओ, सू लिंगर के दोनों हाथ उसके छोटे से चेहरे पर टिके हुए थे। उसकी आंखों में छोटे छोटे तारों की संख्या साफ रात के आकाश के तारों से भी अधिक थी। बिग ब्रदर यूचे बहुत अविश्वसनीय है। बड़े भाई यूचे बहुत सुंदर हैं। युनचे द्वारा एक धमाके के साथ ड्रैगन फोर्ट को जमीन में गहराई तक मारा गया। उसने ली युंजी की ओर उदासीनता से देखा और उपहास के साथ कहा, कबीले मास्टर सू ने पहले जो कहा था उसके अनुसार आपका जीवन पिछले कबीले मास्टर द्वारा बचाया गया था और वह आपको कुछ दर्जन वर्षों के लिए ग्रैंडवेक कबीले में भी ले गया था। अंत में न केवल आप नहीं जानते कि उसकी दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए, बल्कि आप वास्तव में उसके वंशजों को मजबूर करने और उनके लिए चीजें कठिन बनाने के बुरे इरादे वाले लोगों की मदद कर रहे हैं। हे, एक कुत्ता जिसे पाला गया है वह अब भी जानता है कि वफादार कैसे रहना है। तुम सचमुच कुत्ते से भी बदतर हो। उसी के साथ मैंने पहले ही तुम पर तलवार से वार किया था। मुझे ये भी डर है कि मैंने अपने हाथ गंदे कर लिए हैं। जब भी युनचे लोगों को डांटता था तो वह हमेशा अतुलनीय रूप से कठोर होता था। ये शब्द ली युनजी के दिल में खंजर घोंपने जैसे थे। वह, जिसकी आंतरिक चोटें शुरू में हल्की नहीं थी, उसकी आंखें पूरी तरह से फैल जाने के कारण तुरंत पीला पड़ गया। अपने हृदय में अत्यधिक चिंता और दुख के कारण वह तुरंत बेहोश हो गया। सू हेंग्यू ने लगातार दर्जनों औषधीय छर्रों को सू हाओयू के मुंह में भर दिया और फिर उसकी चोटों को स्थिर करते हुए औषधीय शक्ति को भंग करने के लिए लगातार उसमें गहरी ऊर्जा डाली। उसने तीव्रता से अपना सिर घुमाया और युनचे को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें खून से लथपथ खंजर हों। तुम बहुत जूनियर हो। तुमने वास्तव में मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें कुत्ते की मौत मरवाऊंगा। युनचे ने अत्यधिक तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। आप वास्तव में इस तरह की बकवास तब करते हैं जब आपके बेटे का कौशल घटिया होता है। मैं दयालुता पूर्वक बाहर आया और उसे सबक सिखाने में आपकी मदद की।
यदि आप मुझे उचित धन्यवाद नहीं देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि आप वास्तव में अभी भी इतना उपद्रव कर रहे हैं। मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने ऐसे शर्मनाक शब्द कहने का साहस आपको कहां से आता है। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो अपने बेटे की अक्षमताओं को दोष दें। और यह कैसी प्रतिभा है, ये तो बस एक मजाक है। आप सू हेंग्यू की आंखें गोल गोल फैल गईं और उसके फेफड़े गुस्से से लगभग फट गए। यदि सू हाओयू में गहन ऊर्जा डालने की आवश्यकता नहीं होती तो उसने अपनी स्थिति की परवाह किए बिना पहले ही यूचे के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। यह ओह बड़े बुजुर्ग युनचे को अब सू हेंग्यू की कोई परवाह नहीं थी और उसकी नजर ग्रैंड एल्डर सू वांगजी की ओर गई, जिनकी अभिव्यक्ति बेहद भयानक थी। बुजुर्ग, पहले आपने कहा था कि जब तक आप ग्रैंडवेक कबीले में 20 वर्ष से कम उम्र का एक शिष्य ढूंढने में सक्षम हैं जो सू हाओयू को हराने में सक्षम है, तब कबीले मास्टर सू के पास इस बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा। वंश के खजाने के संबंध में बात। इस सू हेंग्यू पिता और पुत्र की जोड़ी को एक बार फिर कबीले के खजाने के बारे में मामला उठाने की अनुमति नहीं है और उन्हें कबीले मास्टर सू के प्रति भी अपना सम्मान देना होगा। ये कुछ ऐसा था जिस पर सू हेंग्यू ने यहाँ सबके सामने सहमति व्यक्त की थी। बड़े बुजुर्ग, ये शब्द जो आपने कहे थे, आपको इसके बारे में इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिए था, है ना? हम्फ, सू वांगजी ने ठंडी सांस भरी। इस बुजुर्ग ने जो कहा है, मैं स्वाभाविक रूप से अपना वादा निभाऊंगा। दुर्भाग्य से आप हमारे ग्रैंडवेक कबीले के शिष्य नहीं हैं। यदि आप अब हमारे कुल में प्रवेश भी कर लें तो भी कोई फायदा नहीं। ग्रैंडवेक कबीले ने कभी भी बाहर से किसी शिष्य को नहीं लिया है और ली युनजी भी आधे नौकर के अलावा और कुछ नहीं है। हे, ऐसा लगता है कि ग्रैंड एल्डर को इस खबर की अच्छी जानकारी नहीं है। युनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, कबीले मास्टर सू ने पहले ही अपनी बेटी सू लिंगर की मंगनी मुझसे कर दी है। मैं वर्तमान में कबीले मास्टर सू का दामाद हूँ। फिर मुझे बताओ, क्या मैं अब ग्रैंडवेक कबीले का सदस्य नहीं हूँ? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 268 सगाई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 268 सगाई। यूचे के शब्दों ने अचानक सभी के दिमाग को खाली कर दिया। हर दिशा से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी और कई ऐसे थे जो लगातार अपना सिर हिलाकर यह जता रहे थे कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर किसी के हाव भाव विशेष रूप से अजीब थे क्योंकि सू लिंगर आखिरकार अभी भी युवा थी। इस वर्ष वह केवल 10 वर्ष की थी। यदि दो अविश्वासी लोगों की मंगनी उनके वयस्क होने से पहले ही कर दी गई होती तो यह अभी भी काफी सामान्य होता, लेकिन युनचे पूर्ण वयस्क था। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। उनके सामने की स्थिति को देखते हुए, चाहे वह कोई भी हो, उन्होंने सोचा कि यह अत्यधिक संभावना है कि यह सू हेंग्यू की महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए सिर्फ एक मनगढ़ंत बहाना था। सू हेंगशान भी अचंभे में पड़ गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यूचे पर एक नजर डाली और अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, ये सही है, मैंने जिन लोगों को देखा है उनमें यूचे युवा पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा है। मैं उनकी काफी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक प्रतिभा के मामले में वह सू हाओयू से कम 10 गुना बेहतर हैं। ये बात तो तूने अपनी आंखों से देखी है। इसके अलावा उसने मेरी बेटी की जान भी बचाई, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी उससे करने की व्यवस्था की है। जब मेरी बेटी 16 साल की हो जाएगी तो वे शादी कर देंगे। सू लिंगर ने अपनी मासूम पानी भरी आंखें झपकाईं। उसने एक नजर डाली, उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। आखिरकार वह इस साल पहले ही 10 साल की हो चुकी थी, कोई 2 या 3 साल की छोटी बच्ची नहीं। वह पहले से ही जानती थी कि विवाह का क्या मतलब है। भले ही वह इसे पूरी तरह से नहीं समझती थी, लेकिन वह जानती थी कि मूल रूप से इसका क्या मतलब है। उसने अपने पिता की ओर देखा और फिर यूचे की ओर। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि वह अपनी बुद्धि के अंतिम पड़ाव पर थी। बकवास का गुच्छा। सू हेंग्यू ने अपने दांत भींच लिए और गुस्से से कहा, सू हेंगशान, हर किसी के साथ बेवकूफ की तरह व्यवहार मत करो। ये बच्चा वही है जिसने हाल ही में आपकी मदद की है। ये शादी वाली बात तो बस एक बहाना है, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा न हो जो इसके बारे में जानता हो। हे, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की है। मुझे यह मत बताए कि मेरी अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों की सहमति की आवश्यकता होती है। सू हेंगशान ने उदासीनता से कहा। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और फिर शांति से कहा, लगता है आप सभी आश्वस्त नहीं हैं। वह ठीक है, मैं सू हेंगशान अभी सार्वजनिक रूप से इस मामले की घोषणा करूंगा। उसने यूचे को देखा और यूचे ने भी उसे देखा। सू हेंगशान की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी, लेकिन यूचे की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से अटूट और शांत थी।
ये दो पुरुषों के बीच आंखों का मिलन था जो एक ही लड़की से बेहद प्यार करते थे। उनकी आंखों के भाव से उनमें से एक में पिता का शुद्ध प्रेम था और दूसरे में वह भाव था जो किसी के भी दिल को झकझोर कर रख देता था। अमर दृढ़ संकल्प। यू चे की आंखों में भाव देखने के बाद सु हेंगशान का दिल और दिमाग भी शांत हो गया। उसकी सारी घबराहट अद्भुत शांति का एहसास बन गई। पहले उनका मूड हमेशा यू चे द्वारा पैदा किए गए सदमे में डूबा रहता था। हालांकि वह सु हेंग्यू पिता और पुत्र की जोड़ी से नफरत करता था, लेकिन उसके पास उन्हें पहचानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सु हाओयू की प्राकृतिक प्रतिभा अविश्वसनीय थी और ग्रैंडवेक कबीले में कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। लेकिन इस तरह की प्रतिभा को वास्तव में यू चे के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था, जो उनसे 2 या 3 साल छोटा था, और उसका अगला हमला ली युनजी को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, जो पृथ्वी गहन क्षेत्र में था। अभी तो उसकी उम्र ही इतनी थी, लेकिन इतनी भयावह ताकत उसके पास पहले से ही थी। उनके संज्ञान में इसे केवल अकल्पनीय ही कहा जा सकता है। जिस नवयुवक में इतनी ताकत थी, उसका जन्म अवश्य ही सुक्वेक देश के किसी उच्च कोटि के संप्रदाय में हुआ होगा। गलत। जिस संप्रदाय में उनका जन्म हुआ, वह ज़्योर क्लाउड महाद्वीप में भी शीर्ष पायदान पर होना चाहिए। हालांकि ग्रैंडवेक कबीले ने सुक्वेक नदी के पूर्व में सब कुछ नियंत्रित किया था, लेकिन उन्हें इस बात का भ्रम नहीं था कि इस तरह का कोई शिष्य उनकी युवा पीढ़ी में प्रकट हो सकता है। वह जिस संप्रदाय से संबंधित था, वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसके सामने ग्रैंडवेक कबीला केवल घुटने टेक सकता था और उसकी पूजा कर सकता था। वह इस मुद्दे के बारे में बिना किसी संदेह के बिल्कुल निश्चित थे। व्यवहारिक रूप से उपस्थित सभी लोगों के दिलों में भी यही राय उभरी। अब एकमात्र चिंता यह थी कि क्या सु लिंगर उसके लिए उपयुक्त था, क्योंकि वह उसकी बेटी के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। यू चे की शक्ल 10,000 में से एक थी। उनका व्यक्तित्व, साथ ही उनकी गहरी और अथाह अभिव्यक्तियां कुछ ऐसी थीं जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता था। ये सभी चीजें सु हेंगशान के दिल में गौण थीं, लेकिन सु लिंग र के प्रति उन्होंने जो प्यार और सुरक्षा दिखाई, वह गहराई से आई थी। उसकी आत्मा और हड्डियों का, उसके जीवन की रक्षा करने का अटूट संकल्प जो उसने पहले एक बार दिखाया था, उसने उसे भावनात्मक रूप से कुछ भी महसूस करने में असमर्थ बना दिया। हालांकि वह और सु लिंगर स्पष्ट रूप से आज सुबह ही मिले थे, उसे जो अनुभूति महसूस हुई वह इतनी अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थी कि उसने उसे अपने दिल की गहराई से आश्चर्यचकित कर दिया। और एक पिता के लिए, क्या अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति को सौंपने से ज्यादा राहत की बात कुछ और हो सकती थी, जो अपनी जान देकर उसकी रक्षा करने को तैयार था। साथ ही सु लिंग र ने भी स्पष्ट रूप से यू चे के प्रति अनुचित मात्रा में विश्वास और निर्भरता प्रदर्शित की। वह ये निर्धारित करने में असमर्थ था कि यू चे की नैतिकता कैसी थी। आज ऐसी स्थिति में जहां वह शुरू से ही पूरी तरह से बच सकता था, उसने बेझिझक अपनी ताकत दिखाई और खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया। ये भी एक दयालुता थी जो सु हेंगशान और ग्रैंडवेक कबीले के प्रति थी, लेकिन उन्हें लगा कि यू चे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये पूरी तरह से लिंग र के कारण था। निष्कर्षतः, यदि वह अपनी बेटी का भविष्य इस तरह के व्यक्ति को सौंप सकता है, तो वह अपनी बेटी के पूरे जीवन के बारे में सहज महसूस कर सकता है। अगर उसे कोई दोष ढूंढना था, तो ये होगा कि यू चे पहले से ही शादीशुदा था। अगर उसकी बेटी होती भविष्य में यू चे से शादी करे, तो वह केवल एक रखेल बन सकती है। सु हेंगशान का मूड, जिसने आज से पहले सु लिंगर की शादी से संबंधित मामलों के बारे में कभी नहीं सोचा था, अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उन्होंने घोषणा करने के लिए पर्याप्त आवाज का इस्तेमाल किया। आज मैं औपचारिक रूप से घोषणा करूंगा कि मेरी बेटी सु लिंग र की सगाई यू कबीले के बेटे यू चे से होगी। लड़की अभी छोटी है, लेकिन जब वह 16 साल की हो जाएगी, तब विवाह की तारीख तय करेंगे। अब यहाँ हर कोई गवाही देगा। सु हेंगशान का हर एक शब्द गूंज रहा था। किसी को झूठ या अनिच्छा की जरा भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक बार जब उन्होंने बात खत्म कर ली, तो उन्होंने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में गर्मजोशी के साथ यू चे की ओर हल्के से सिर हिलाया। यह एक बेटी के पिता की अभिव्यक्ति थी जो अपने दामाद को करीब से देख रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ सबसे शातिर व्यक्ति भी नकली अभिनय का एक कतरा भी नहीं देख सका। यू चे तेजी से आगे बढ़े, एक घुटने पर झुक गए और ईमानदारी से कहा, दामाद यू चे, उनकी सहमति के लिए ससुर को धन्यवाद। यू चे, तुम्हें इस पर स्पष्ट रूप से विचार करना चाहिए। हमारे ग्रैंडवेक कबीले की लड़कियां कभी भी बाहरी लोगों से शादी नहीं करेगी। यदि आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, तो आप मेरे ग्रैंडवेक कबीले के सदस्य बन जाएंगे। यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। आज से मैं यू चे ग्रैंडवेक कबीले का शिष्य बन जाऊंगा। मैं ग्रैंडवेक कबीले के सम्मान और अपमान दोनों को साझा करूंगा।
यूचे ने अपना सिर उठाया और स्तब्ध सु लिंगर की ओर देखा। वह धीरे से मुस्कुराया। अरे, उस समय के दौरान मैंने तुम्हें कभी भी थोड़ी सी भी प्रतिबद्धता नहीं दी थी। मुझ पर आपका बहुत अधिक ऋण है। यह एक स्वप्न दृश्य है, लेकिन यह एक खूबसूरत स्वप्न भी है। आइए मैं आपको वह सब कुछ दूं जो मैं इस सपने के भीतर कर सकता हूँ। हा 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 हा, अच्छा। सु हेंगशान आगे बढ़े और युनचे को उठने में मदद की। उसने उसे और सु लिंगर को एक साथ खड़ा होने दिया। फिर सु वांगजी और सु हेंगयू का सामना किया और कहा, बड़े बुजुर्ग, यूचे अब मेरे दामाद हैं और ग्रैंडवेक कबीले के भी दामाद हैं। स्वाभाविक रूप से वह अब मेरे ग्रैंडवेक कबीले का सदस्य है। उम्र के मामले में वह सु हाओयू से छोटे हैं। प्राकृतिक प्रतिभा के संदर्भ में हे एल्डन ने निश्चित रूप से इसे स्पष्ट रूप से देखा होगा। बड़े बुजुर्ग ने अभी अभी इसका सुझाव दिया था और यहाँ मौजूद सभी लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। मेरा मानना है कि सबसे बड़े बुजुर्ग की वरिष्ठता और प्रतिष्ठा के साथ आप निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब भविष्य में कबीले के खजाने से संबंधित मामलों पर मेरे पास पूरा अधिकार होगा। मुझे विश्वास है कि आपको, बुजुर्ग, निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। सु वांजी का बूढ़ा चेहरा सख्त और हर तरफ बेहद बदसूरत था। वह निःशब्द था। पहले उनके शब्द पूरी तरह से सु हेंगयू को अपना रास्ता दिखाने के लिए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पलक झपकते ही वह इतना बड़ा गड्ढा बन गया है जिसमें वह कूद रहा है। सु हेंगयू, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? सु हेंगशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हम्फ। सु हेंगयू की नजर उदास थी। उसके हाथ, जो सु हाओयू की छाती पर दबे हुए थे, कांप रहे थे। हे। एक अप्रिय ठंडी हंसी सुनाई दी। हेंगमू क्विंगिया, जो हमेशा बगल में देख रहा था, धीरे धीरे सु हेंगशान की ओर आगे बढ़ा। ब्लैकवुड गढ़ के दो बुजुर्ग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हेंगमू क्विंगिया तब तक नहीं रुके जब तक वह सु हेंगशान से 3 कदम से कम दूरी पर नहीं थे। फिर उन्होंने सु हेंगशान की ओर अपना हाथ उठाया। मैं ऐसे अद्भुत दामाद को खोजने के लिए कबीले मास्टर सु को ईमानदारी से बधाई देता हूँ। आपने न केवल अपनी बेटी के लिए जीवन भर की समस्या का समाधान किया, बल्कि आपने अपने कबीले के बहुमूल्य खजाने के मामले को भी पूरी तरह से संभाल लिया है। हेंगमू क्विंगिया, हमारे ग्रैंडवेक कबीले का बहुमूल्य खजाना मेरे कबीले की समृद्धि से संबंधित है। ये किसी और का नहीं बल्कि हमारे ग्रैंडवेक कबीले का है। हम्फ। यदि आप मेरे ग्रैंडवेक कबीले के मामलों के बारे में फिर से बात करना चाहते हैं, तो आप बाहरी लोगों के गुप्त उद्देश्यों के बारे में बात करने से पहले, मैंने अभी भी इस मामले के लिए अपना कर्ज नहीं चुकाया है कि आपने मेरी बेटी के साथ कुछ करने की कोशिश की थी। मैं देखना चाहता हूँ कि आज आप मुझे किस प्रकार का स्पष्टीकरण देंगे। सु हेंगशान ने सख्ती से कहा। अरे, कबीले मास्टर सु को इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास निश्चित रूप से आपके लिए स्पष्टीकरण होगा। हालांकि इससे पहले मेरे पास कबीले मास्टर सु को याद दिलाने के लिए कुछ है। हेंगमू क्विंगिया की आंखें आधी झुकी हुई थी और उसकी आंखों की दरारों के बीच से खतरनाक रूप से ठंडी रोशनी निकल रही थी। अभी आप भाग्यशाली होने के लिए इतने खुश हो सकते हैं, इसका कारण ये दामाद है तुम्हारा जो कहीं से भी आ गया। जब तक आपके पास ये दामाद है, आपकी पीढ़ी का नंबर 1 शिष्य सु हाओयू कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा अगर वह अचानक मर जाए? जब हेंगमू क्विंगिया ने यहाँ बात की, तो उसकी आकृति अचानक चमकी और युनचे की ओर काली बिजली की एक लकीर की तरह आवेशित हो गई। गहन ऊर्जा के हिंसक उछाल से भरी एक मुट्ठी युनचे की छाती की ओर बढ़ी। क्विंगिया, बूढ़े कमीने, तुम्हारी हिम्मत है। सु हेंगशान की अभिव्यक्ति बड़े गुस्से में बदल गई। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, हेंगमू क्विंगिया के पीछे के दो बुजुर्ग पहले से ही उसके हमले को पूरी तरह से रोकने के लिए उसका सामना कर रहे थे, ताकि उसे इस सटीक क्षण के दौरान हेंगमू क्विंगिया को रोकने से रोका जा सके। हेंगमू क्विंगिया के पास स्काई प्रोफाउंड दायरे की ताकत थी। ग्रैंडवेक कबीले के भीतर पहले से ही कुछ ही लोग थे जो उसके खिलाफ चुनाव लड़ सकते थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि हेंगमू क्विंगिया अचानक कार्रवाई करने से पहले ही करीब था, ग्रैंडवेक कबीले के बड़े वर्ग के विशेषज्ञ बहुत दूर थे और समय पर इसे रोकने में असमर्थ थे। वे सभी केवल असहाय रूप से देख सकते थे क्योंकि हेंगमू क्विंगिया ने सीधे यूचे के सामने आक्रमण किया था। हेंगमू क्विंगिया एक अत्यंत घृणित और अनैतिक व्यक्ति था, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह इस हद तक घृणित होगा। यहाँ तक कि एक होल्ड मास्टर की पहचान के साथ, वह वास्तव में हर किसी की आंखों के सामने एक जूनियर पर हमला करने की हद तक चला गया। जब हेंगमू क्विंगिया सु हेंगशान के साथ बात कर रही थी, तो यूचे ने उसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही सु लिंग र को अपने पीछे रखा था और साथ ही साथ अपनी जागरूकता भी मजबूत की थी। शायद सु हेंगशान को इसका एहसास नहीं हो सका, लेकिन वह हत्या के इरादे जैसी चीजों के प्रति बेहद संवेदनशील था। उसने महसूस किया था कि हेंगमू क्विंगिया को एक ही बार में उसे मारने की इच्छा थी। हेंगमू क्विंगिया के आरोप के दौरान
यूचे की भौहें झुक गईं और बर्निंग हॉट खुल गया। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन तुरंत सक्रिय हो गया। टकराना। हेमुकिंग्या की हथेलियां सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन की बाधा से टकराईं और एक घुटन भरी आवाज सुनाई दी। आगे से एक बड़ी झटके की लहर आई और उसने उसे रोक लिया, जिससे वह कई कदम पीछे हट गया। लेकिन युनचे और सू लिंगर, जो उसके पीछे थे, वास्तव में स्थिर और पूरी तरह से सुरक्षित थे। हालांकि सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन हेमुकिंग्या की एक हथेली से सीधे टूट गया था। हेमुकिंग्या को बहुत सदमा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह नौजवान उसे चौंका कर पीछे हट जाएगा। वह हैरान और गुस्से में था। धीमी दहाड़ के बाद उसने अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा को एकत्रित किया और अपनी हथेली से युनचे की ओर फिर से बोला, जूनियर, मर जाओ। युनचे न तो डरा हुआ था, न ही वह घबराया हुआ था। उसने तुरंत सू लिंग रा को पकड़ लिया और स्टार गॉड की ब्रोकन शेडो के साथ भागने की तैयारी कर ली। उसे केवल हेमुकिंग्या के इस एक हमले से बचने की जरूरत थी। तब तक ग्रैंडविक कबीले के बुजुर्ग और शिष्य पकड़ में आ जाएंगे और हेमुकिंग्या भी उसे और सू लिंग रा को फिर कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। लेकिन इसी समय अचानक बर्फ की ठंडी हवा चली। ठंडी हवा के भीतर बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। एक लंबा सफेद रिबन हवा और बर्फ का अनुसरण करते हुए हेमुकिंग्या की मुट्ठी से हल्के से टकराया। ये हवा की तरह हल्का था। बूम! जैसे ही यह सफेद रिबन, जो पंख के समान हल्का था, हेमुकिंग्या की मुट्ठी से टकराया, एक विस्फोट हुआ। ये वास्तव में एक पृथ्वी विध्वंसक शक्ति थी, जिसके कारण हेमुकिंग्या जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी 5 उंगलियां टूट गईं और उसका पूरा शरीर दूर तक उड़ गया। ठंडी हवा का झोंका उसके पीछे चला गया और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के सभी शिष्यों को उड़ा दिया, जो इस समय भागने की कोशिश कर रहे थे। तुरंत काली आकृतियां हवा में भर गईं और घने टिड्डियों के पारगमन की तरह उनकी मनहूस चीखें लगातार जारी रहीं। अचानक हुए इस घटनाक्रम से घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जो लोग लड़ रहे थे वे भी सर्वसम्मति से रुक गए। एक सफेद आकृति जिसके पीछे बर्फीली आत्माएं थीं, जो आकाश में ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव कर रही थीं, धीरे धीरे युनचे के सामने उतरी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 269 स्टीमरोल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 269 स्टीमरोल। एक परम सौंदर्य की उपस्थिति हमेशा कम समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की निगाहों को आकर्षित करेगी। हालांकि जिया क्विंग्यू अलग थी। जो चीज उसने आकर्षित की वह केवल उसकी हर उपस्थिति से आकर्षित नहीं थी, वह उससे भी अधिक उस एक पल में उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं को उनके शरीर छोड़ने का कारण बन सकती थी। जिया क्विंग्यू धीरे से नीचे तैरा और यूचे के बगल में खड़ा हो गया। उसने पूरी तरह से सफेद पोशाक पहनी थी। उसका बर्फीला रंग सपने जैसा था और उसकी बर्फीली आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, जैसे एक लंबा सफेद रिबन उसके शरीर के चारों ओर घूमते हुए धीरे धीरे लहरा रहा था। तुरंत सभी की आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। उनमें से हर एक ने जिया क्विंग्यू को घूरकर देखा और उनकी निगाहें धुंधली थीं, जैसे कि वे अचानक एक सपने में गिर गए हों और चंद्रमा महल से पौराणिक परी को नश्वर क्षेत्र में उतरते देखा हो। हेमुकिंग्या लगातार कई कदम पीछे हटे। उसका दाहिना हाथ अत्यधिक दर्द के कारण कांप रहा था। उसकी 5 उंगलियां टूट गईं और वे बुरी तरह मुड़ गईं। उसने अपना सिर उठाया और जिया क्विंग्यू की ओर देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद उसके दिल में झटका चरम सीमा तक पहुंच गया। वह वास्तव में एक लड़की द्वारा घायल हो गया था, जो केवल 17 या 18 वर्ष की लग रही थी। पहले उस प्रहार में निहित गहन ऊर्जा के घनत्व ने उसे भय से कांपने पर मजबूर कर दिया और जिया क्विंग्यू से निकलने वाली बर्फीली गहरी आभा ने उसके पूरे शरीर की नसों को और भी अधिक तनावग्रस्त कर दिया था, क्योंकि वह एक प्रकार की ताकत थी जिसने उसे स्तर के मामले में पूरी तरह से दबा दिया था। उसके पीछे सैकड़ों ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड शिष्य, जो ठंडी हवा से उड़ गए थे, पके हुए पकौड़े के ढेर की तरह एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। हालांकि उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वे सभी चिल्ला रहे थे और दर्द से मुंह बना रहे थे, क्योंकि उन सभी के शरीर पर बड़ी या छोटी मात्रा में बर्फ के क्रिस्टल बन गए थे। बर्फ के क्रिस्टल से ढके हिस्से कुछ ही सांसों के थोड़े समय में जम जाएंगे और वे उन्हें पूरी तरह से चेतनक होने के लिए मजबूर कर देंगे, जिससे वे तुरंत खड़े होने में असमर्थ हो जाएंगे। हेमुकिंग्या की भौहें बेतहाशा कांपने लगी। अपना बायां हाथ उठाते हुए उसने जिया क्विंग्यू की ओर इशारा किया। कौन तुम कौन हो? हेमुकिंग्या के शब्दों में कंपन स्पष्ट था। पहले जिया क्विंग्यू का प्रहार झेलने के बाद वह एक बार फिर उसकी शक्ति से बंध गया था। इस प्रकार वह व्यक्ति था जो जिया क्विंग्यू की ताकत की भयावह मात्रा को सबसे बड़ी सीमा तक महसूस कर सकता था। इतनी उम्र में इतनी
गहरी ताकत के साथ ये ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर की आध्यात्मिक दुनिया को सदमे से उलट पलट करने के लिए पर्याप्त था। ज़ेया क्विंग्यू ने हेमू क्विंग्या को ठंडी आंखों से देखा और एक भी शब्द नहीं कहा। युनचे की आंखें चमक उठी। सू लिंगर को लेकर जोश के साथ वह उसकी तरफ चला गया। क्विंग्यू मेरी पत्नी, तुम अंततः यहाँ हो। यदि तुम न आती तो जीवन भर विधवा रहती, युनचे ने कहा और भयभीत नजर भी डाली। ज़ेया क्विंग्यू की आंखें थोड़ी हिल गईं, क्योंकि वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। अन्य लोग युनचे की ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं थे, हालांकि वह इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानती थी। अपने स्टार गॉड की टूटी छाया के साथ, भले ही वह हेमू क्विंग्या ही क्यों न हो जिसकी ताकत स्काई प्रोफाउंड दायरे तक पहुंच गई थी, उसे छूने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। इसे आसानी से समझ लें। जब युनचे ने एक के बाद एक शब्द क्विंग्यू मेरी पत्नी कहे, तो उन पुरुष शिष्यों को जो उसके प्रति थोड़ा आसक्त थे, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके सीने में एक खंजर घोंप दिया गया हो और उन्होंने अत्यधिक ईर्ष्या और जलन भरी निगाहें युनचे पर डाली। उन सभी का ध्यान ज़ेया क्विंग्यू की परी जैसी शक्ति की ओर आकर्षित था और उनके पास ये समझने का समय नहीं था कि उसके पास कितनी भयानक ताकत है। और शायद पहली बार जब उन्होंने ज़ेया क्विंग्यू को देखा, तो अवचेतन रूप से वे उसे कभी भी दो शब्दों मजबूत विशेषज्ञ से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इतनी सुंदरता के साथ, सिर्फ एक मुस्कान के साथ वह दुनिया पर हावी होने में सक्षम थी। उसके पास इतनी बड़ी ताकत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। खूबसूरत बड़ी बहन, आप जाग रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मेरा नाम लिंगर है। इतने सारे लोगों के सामने युनचे को इतनी कसकर अपनी छाती पर उठाए जाने के कारण सू लिंगर थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था और उसने बहुत धीमी आवाज में ज़ेया क्विंग्यू का स्वागत किया। ज़ेया क्विंग्यू ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाई और धीरे से सू लिंगर की ओर सिर हिलाया। उसके होंठ थोड़े हिले, हालांकि वह मुस्कुरा नहीं पा रही थी। शायद वह पहले ही मुस्कुराना भूल चुकी थी। कम से कम युनचे ने पहले कभी उसकी मुस्कान नहीं देखी थी। उन बुजुर्गों के लिए जिनके पास बहुत ताकत थी, वे जिस चीज से आश्चर्यचकित थे, वह सिर्फ ज़ेया क्विंग्यू की शक्ल नहीं थी। जब उसने हेमू क्विंग्या को केवल एक के साथ पीछे धकेल दिया, पहले एक भी प्रहार से उनके भावों में कोई बदलाव नहीं आया और उनके पूरे चेहरे सदमे और अविश्वास से भर गए। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने तुरंत खुद को सांत्वना दी। एक छोटी सी महिला जो सिर्फ 17 या 18 साल की थी, चाहे वह कितनी भी राक्षसी क्यों न हो, उसके लिए स्काई प्रोफाउंड दायरे के एक विशेषज्ञ को पीछे धकेलना मूल रूप से असंभव था। ये निश्चित रूप से भाग्य रहा होगा, या हेमू क्विंग्या ने अपने उस हमले में अपनी ताकत का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया होगा। हालांकि उन्होंने स्वयं को ये सुझाव दिया था। जब हेमू क्विंग्या पहले चले गए, तो उनकी इंद्रियों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि न केवल वह उस प्रहार से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अपनी शक्ति का 100% उपयोग किया था। सू हेंगशान आगे बढ़े। ज़ेया क्विंग्यू का सामना करते समय उनके आचरण में वास्तव में थोड़ा सम्मान था। यह मिस, मैं सू हेंगशान हूँ। पहले मिस घायल हो गई थी और कोमा में थी। ऐसा लगता है कि अब आप पूरी तरह ठीक हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं है। मेरी छोटी बच्ची को बचाने के लिए पहले मदद करने के लिए धन्यवाद। युनचे ने सिर हिलाया। मन, क्विंग्यू मेरी पत्नी, यह मेरे ससुर हैं जिनके बारे में मैंने अभी अभी स्वीकार किया है। इस बार हमें अपने साथ ले जाने के लिए ये सब ससुर का शुक्रिया है, तभी हमें रहने के लिए जगह मिल पाई। जैसे ही उसने उसे क्विंग्यू मेरी पत्नी कहा, उसने उसे अपने ससुर से मिलवाया। इस दृश्य ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जीभ बांधकर देखने पर मजबूर कर दिया। हालांकि दुर्भाग्य से इस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की के चेहरे पर ईर्ष्या और परेशानी का संकेत भी नहीं था। वह घूमी और धीरे से सू हेंगशान की ओर झुकी। ये जूनियर ज़ेया क्विंग्यू आतिथ्य के लिए कबीले मास्टर सू को धन्यवाद देता है। ये कुछ खास नहीं है, आप बहुत विनम्र हैं। सू हेंगशान ने उत्तर देने के लिए जल्दी से अपना हाथ हिलाया। हालांकि वह पहले से ही अधेड़ उम्र का था, लेकिन ज़ेया क्विंग्यू का सामना करते समय उसकी आंखें अभी भी उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने चुपचाप अपने सिर में आह भरी। फिर जैसे ही उसने हेमू क्विंग्या की ओर अपनी नजर घुमाई, गुस्सा तुरंत उसके चेहरे पर फैल गया। हेमू क्विंग्या, तुम छोटे आदमी, मैं आपके घृणित नाम के बारे में लंबे समय से जानता हूँ। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में इस हद तक घृणित और बेशर्म हो सकते हैं। इन हाल के वर्षों में हमारे ग्रैंडवेक कबीले की प्रसिद्धि आपके ब्लैकवुड गढ़ के बराबर होना मूल रूप से एक बहुत बड़ा अपमान है। सू हेंगशान ने फिर से अपनी नजर घुमाई, सू वांगजी की ओर देखा और कहा, बड़े बुजुर्ग, पहले वाली घटना तो आपने स्वयं भी स्पष्ट रूप से देखी है। सू हेंग्यू का संबंध ऐसे ही एक शख्स से था। न केवल उस पर हमारे वंश को धोखा देने का संदेह है,
बल्कि वह हम सभी के लिए और भी अधिक मजाक करने वाला है। और आप हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में वास्तव में उसके पक्ष में खड़े हैं। यद्यपि मैं कुल का स्वामी हूँ, तथापि मैं आपका कनिष्ठ भी हूँ। मैंने बार बार सहा है, यहाँ तक कि जब सू हेंग्यू ने बार बार मेरी निंदा की, तब भी मैंने कभी प्रतिकार नहीं किया। हालांकि आज उस समय जब ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड ने लिंग र का अपहरण करने का इरादा बनाया था, मैं अभी भी खुद से कह सकता हूँ कि आप लोगों को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अभी जब हेमू क्विंग्या अचानक मेरे दामाद पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तो न केवल आप लोगों ने उसे रोका नहीं, बल्कि आप लोग अभी भी शांत दिखे और इत्मीनान से व्यवहार किया। बड़े बुजुर्ग सू हेंग्यू, हालांकि मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। हमारे कबीले के भीतर एक आंतरिक संघर्ष देखना चाहते हैं और हमारे साथ मजाक करने के लिए बुरे इरादे वाले लोग हैं। मैं भी एक दंतहीन बाघ नहीं हूँ। वर्तमान ग्रैंडवेक कबीले में अंततः मैं अभी भी अंतिम निर्णय लेता हूँ। पर्याप्त। सू वांगजी की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसने हेंगमू क्विंग्या पर नजर डाली, जिसका दाहिना हाथ अभी भी कांप रहा था, और सू हाओयू जो भारी चोटों के कारण जमीन पर गिर गया था। फिर उसने आर्मरेस्ट को थपथपाया और खड़ा हो गया। आज की घटना यही समाप्त हो जाएगी। हेंग्यू, हाओयू को ले आओ। सू हेंग्यू की अभिव्यक्ति हिल गई। उसने सू हेंगशान और युनचे को दुर्भावनापूर्ण दृष्टि से देखा। उसके पीछे शिष्यों ने सू हाओयू को उठाया, जो ठंडी हालत में थी, और एक भी शब्द कहे बिना वह घृणापूर्वक जाने लगा। सू हेंगशान के शब्द सही थे अंततः, और वर्तमान में उन्होंने अभी भी ग्रैंडवेक कबीले में अंतिम निर्णय लिया। आज उसने इतनी आक्रामकता से यहाँ आने का साहस किया। इसका कारण सू हाओयू की अतुलनीय प्रतिभा पर उसकी सबसे बड़ी निर्भरता थी। अकेले इसी बात पर उन्हें कबीले के बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया था। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड की ताकत के साथ ये सू हेंगशान पर भारी मात्रा में दबाव डालने के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब ये सब चल रहा था, एक यादृच्छिक उसे वास्तव में ठीक से चार्ज करेगा। सू हेंगशान की भौहें हिल गईं। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, हालांकि आधा फैलाने के बाद उसने उसे फिर से पीछे खींच लिया। अपने उबलते गुस्से पर काबू पाते हुए उसने उन्हें जाने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। और इसी समय अचानक एक ठंडी खर्राटे गूंज उठी। जरा ठहरिए। युचे ने एक कदम आगे बढ़ाया और हेंगमू क्विंग्या को घूर कर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। ये स्थान मेरा क्षेत्र नहीं है, इसलिए मेरे लिए आप लोग सोचते हैं कि आप अपनी इच्छानुसार आओ और जा सकते हैं, जैसे शब्द कहना वास्तव में उपयुक्त नहीं है। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर, तथ्य यह है कि आपने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इसका अंत ऐसे ही होगा? हेंगमू क्विंग्या की आंखें सिकुड़ गईं और वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या आप अभी भी मुझे यहाँ रखने के बारे में सोच रहे हैं? इस समय हालांकि हेंगमू क्विंग्या अपने होठों से ठंडे स्वर में हंस रहे थे, लेकिन उनका शरीर थोड़ा भी सहज महसूस नहीं कर रहा था। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से पूरी तरह ढकी हुई थी। उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां यूं ही नहीं टूटी थी। वह अपने पूरे दाहिने हाथ में अत्यधिक बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर सकता था। ठंडी ऊर्जा के ये टुकड़े बर्फ के खंजर की तरह थे। हर सेकंड जब वे बहते थे तो ऐसा लगता था जैसे 1 दर्जन खंजर उसके हाथ में घुस गए और निकल गए, जिससे उसे दिल को छेदने वाला दर्द महसूस हुआ। हालांकि जब उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, तब भी वह ठंडी ऊर्जा के इन तारों का एक भी कतरा बाहर निकालने में असमर्थ था। वह व्यक्ति था जो तुरंत चले जाना चाहता था, क्योंकि ज़ेया क्विंग्यू का सामना करते हुए उसके दिल में पहले से ही एक गहरा डर पैदा हो गया था। तुम्हें यहीं रखो। हा, आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हारे बदसूरत और भयावह चेहरे, घृणित और बेशर्म आत्मा से मुझे ये भी डर लगेगा कि तुम्हें यहाँ घरेलू मक्खियों के भोजन के रूप में रखना बहुत गंदा है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझ पर पहले दिया गया उचित कर चुका दें। युनचे ने अपना सिर घुमाया और सख्ती से कहा, बेशक ये हेंगमू क्विंग्या और मेरे बीच एक व्यक्तिगत शिकायत है, और इसका ग्रैंडवेक कबीले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद युचे ने अचानक अपना हाथ उठाया, हेंगमू क्विंग्या की ओर इशारा किया और उग्र भाव से कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी, ये वह है। इससे पहले वह वास्तव में मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा था। आपके पति को मारने की उनकी कोशिश के प्रति यह नफरत, भले ही मैं इसे सहन करने में सक्षम हूँ, आप इसे सहन नहीं कर सकते, ठीक है? ज़ेया क्विंग्यू की पलकें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसकी ठंडी आंखें पहले से ही हेंगमू क्विंग्या पर टिकी हुई थी। इससे पहले कि हेंगमू क्विंग्या कुछ बोल पाती, उसके शरीर पर आइस फीनिक्स स्नोफ्लावर रिबन अचानक बिजली की गति से निकला और सीधे हेंगमू क्विंग्या की छाती से टकराया। हेंगमू क्विंग्या की आंखें डूब गईं और गुर्राया, अभिमानी कनिष्ठ, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ?
हेंग क्विंगिया की हथेली हिल गई। हाथ में एक काला लोहे का भाला लिए हुए उसका भाला उसकी गुर्राहट के बीच में एक विशाल काले भावर में घूम गया और प्रतीत होता है कि शक्तिहीन आइस फीनिक्स स्नोफ्लोवर रिबन पर हमला कर रहा था। यह एक स्काई प्रोफाउंड विशेषज्ञ की ओर से आने वाली शक्ति थी और आसपास के लोग जो उसके थोड़ा करीब थे उन सभी को दबाव के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई और कुछ का दम भी घुट रहा था। ससस जैसे ही आइस फीनिक्स स्नोफ्लोवर रिबन ने काले धातु के भाले के साथ संपर्क किया, एक कान भेदी फाड़ने वाली ध्वनि सुनाई दी। वह भंवर जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी, ऊतक के एक टुकड़े के फटने जैसा था। एक खिलता हुआ बर्फ का कमल अचानक हेंग क्विंगिया की ओर बढ़ते हुए भाले को तोड़ देता है। हेंग क्विंगिया की अभिव्यक्ति सदमे से बहुत फीकी पड़ गई और जल्दी से पीछे हट गई। आसपास के लोग और भी स्तब्ध देख रहे थे। हेंग क्विंगिया के हमले से पहले उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, हालांकि इस लड़की ने वास्तव में उसे एक ही झटके में उड़ा दिया। मैं आपकी सहायता करूंगा। ये देखकर कि स्थिति खराब हो रही थी, सू हेंग्यू ने तुरंत अपने शरीर को झुकाया और अपनी तलवार को आइस फीनिक्स स्नोफ्लोवर रिबन की ओर छेद दिया। दो शक्तियां जो नदी में शीर्ष 10 स्काई प्रोफाउंड विशेषज्ञों में से थीं, वास्तव में लड़ने के लिए एक साथ काम कर रही थी, एक किशोर लड़की के विरुद्ध जो केवल 17 वर्ष की थी। हर किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, नहीं इसके बारे में सुना था और इसे केवल अकल्पनीय के रूप में चित्रित किया जा सकता है। फिर भी ज़िया क्विंगिया की अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया और केवल उसके हाथों की हरकतें थोड़ी बदल गई थीं। तुरंत सर्पिल बर्फ कमल विभाजित हो गया दो में और क्रमशः हेंग क्विंगिया और सू हेंग्यू की ओर मारा गया। गुनगुनाहट। सू हेंग्ये का ब्लॉक जरा भी उपयोगी नहीं था। जैसे ही उसकी लंबी तलवार बर्फ के कमल के संपर्क में आई, यहाँ तक कि उसकी बाह भी बर्फ में बंद हो गई। दो बर्फ के कमलों में से एक हेंग क्विंगिया की छाती पर दबा, जबकि दूसरा सू हेंग्यू की छाती पर दबा और फिर वे एक ही समय में फट गए। वे दोनों एक ही समय में चिल्लाए और विपरीत दिशाओं में उड़ गए। 7 या 8 ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड शिष्यों को कुचल दिया और उन्हें मौके पर ही बेहोश कर दिया। उनके शरीर पूरी तरह से टूटे हुए बर्फ के फूल से छलनी हो गए थे, जिससे अनगिनत छेदने वाले घाव हो गए थे। उनके शरीर का आधा हिस्सा बर्फ में सील गया था और वे मूल रूप से एक संक्षिप्त क्षण के लिए भी हिलने डुलने में असमर्थ थे। जैसे ही वे जमीन पर लेटे, उनके भाव पूरी तरह से बेजान थे। वे मूल रूप से जो कुछ भी हुआ था उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। सिर्फ वे ही नहीं, सू हेंगशान, सू वांगजी और यहाँ तक कि यूचे भी स्तब्ध भाव से देख रहे थे। स्काई प्रोफाउंड के प्रारंभिक चरण के दो विशेषज्ञ, जो कि पूर्व की पूरी नदी में ताकत के शिखर थे, वास्तव में एक किशोर लड़की द्वारा एक ही चाल से बुरी तरह पराजित हो गए थे। सिर्फ एक चाल से। जब ज़िया क्विंगिया ने पहले हेंग क्विंगिया को धक्का दिया, तो यूचे ने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि सम्राट अवेकनिंग हॉट पैलेट को परिष्कृत करने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से हेंग क्विंगिया से आगे निकल गई थी। वह न केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर सकती थी, बल्कि वह स्काई प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण में भी छलांग लगा सकती थी। हालांकि उसने निश्चित रूप से कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब स्काई प्रोफाउंड रियलम हेंग क्विंगिया और सू हेंग्यू के दो विशेषज्ञों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा, तो उसने वास्तव में उन्हें हराने के लिए बस एक ही चाल का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि अगर यह स्काई प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण में कोई था, तो भी ऐसा कुछ करना मूल रूप से असंभव होगा। क्या ऐसा हो सकता है? वर्तमान ज़िया क्विंगिया पहले से ही स्काई प्रोफाउंड दायरे के अंतिम चरण में था। जैस्मीन, ज़िया क्विंगिया की वर्तमान गहन ताकत का स्तर क्या है? यूचे ने थोड़ा कांपते हुए पूछा। जैसा कि स्काई पॉइजन पल से अपेक्षा की गई थी, जो स्वर्गीय गहन खजानों में 5वें स्थान पर है, चरम सीमा तक ऐसा उत्तम शोधन हजारों विश्वों में केवल स्काई पॉइजन पल ही ऐसा करने में सक्षम है। यहाँ तक कि जैस्मीन की आवाज में भी सदमे का संकेत था। उसकी वर्तमान गहन शक्ति पहले ही स्काई प्रोफाउंड पर कदम रख चुकी है और उसे सम्राट प्रोफाउंड के दायरे में स्थान दिया गया है। उसने चू यूचेन को भी पीछे छोड़ दिया है और सम्राट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। वर्तमान में स्काई प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर ये दोनों उन शिशुओं से अलग नहीं है जिन्होंने अभी अभी उसके सामने चलना सीखा है। अगर वह पीछे न हटती तो ये दोनों लोग पहले ही बर्फ के कण बन गए होते। यूचे, क्या तुमने क्या कहा? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 270 भय पैदा करने के लिए उद्धार की शक्ति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 270 डर पैदा करने के लिए उद्धार की शक्ति। जैस्मिन के पहले के शब्दों के अनुसार सम्राट अवेकनिंग हॉट लॉर्ड्स के उपयोग ने अर्थ प्रोफाउंड दायरे के एक विशेषज्ञ को सीधे स्काई प्रोफाउंड दायरे में छलांग लगाने की अनुमति दी। हालांकि
जिया क्विंग्यू ने जिस एम्परर अवेकनिंग हॉट लोट्स का सेवन किया था उसे स्काई पॉइजन पल द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसकी प्रभावशीलता बताई गई किंवदंतियों से कई गुना अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। यूचे ने इस संभावना के बारे में सोचा कि वह सीधे स्काई प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण में छलांग लगा सकती है, और शायद मध्य से अंतिम चरण तक भी। उसने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी कि वह पृथ्वी के गहन क्षेत्र से दो संपूर्ण लोकों को पार करके उस क्षेत्र में जा सकती है जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे, सम्राट गहन क्षेत्र। वह एक ऐसी पहचान बन गई जिसे अनगिनत लोग आदर के साथ देखते थे। एक सिंहासन, एक महिला सिंहासन जो केवल 17 वर्ष की थी। यह भी हास्यास्पद है, ठीक है, युनचे अपने आप से कराह उठा। सम्राट गहन क्षेत्र किस प्रकार की अवधारणा थी? पूरे ब्लू विंड एम्पायर में संयुक्त रूप से सिंहासनों की संख्या 10 लोगों से अधिक नहीं थी, लेकिन ये 10 ऐसे अस्तित्व थे जो ब्लू विंड एम्पायर के भीतर चरम क्षेत्र में थे। उनमें से प्रत्येक की प्रतिष्ठा ब्लू विंड सम्राट से कहीं अधिक थी, और इन सिंहासनों में सबसे छोटा मूल रूप से हेवनली स्वॉर्ड विला का लिंग यूफेक था। फिर के कारण कुछ संयोग है जिसके पास मूल रूप से चू यूचेन को तोड़ने के लिए कम से कम 10 साल और थे। वह सीधे टूट गया क्योंकि युनचे ने उसे अपना ड्रैगन यान दे दिया। इस प्रकार लिंग यूफेंग को सबसे कम उम्र के सिंहासन के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। लेकिन जिया क्विंग्यू केवल 17.5 वर्ष की थी। यह अतिशयोक्ति से कहीं अधिक था। यह एक काल्पनिक कहानी भी हो सकती है। ब्लू विंड साम्राज्य में ये पूरी तरह से अभूतपूर्व था, शायद असंभव भी। और सुक्वेक देश के पूर्वी नदी क्षेत्र में एक सिंहासन भगवान था, एक ऐसा देवता जो सब कुछ कुचल सकता है। हालांकि सुक्वेक देश के पूर्वी नदी क्षेत्र में गहन क्षेत्रों का उच्चतम स्तर नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल भी कम नहीं था। हालांकि पिछले सिंहासन के प्रकट होने में 300 साल लग गए थे। इतिहास में जो पहले सामने आया वह 70 साल से अधिक पुराना था। स्काई प्रोफाउंड दायरे से एम्परर प्रोफाउंड दायरे तक जाने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, पृथ्वी के गहरे दायरे से स्काई प्रोफाउंड दायरे तक जाने के लिए उससे 10 गुना अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उनकी आश्चर्यजनक सफलता शायद उनके 9 प्रोफाउंड एक्सक्लूसिव बॉडी से संबंधित है। जैस्मीन ने जोर से सोचा, लेकिन यूचे ने यह नहीं सुना। सु वांगजी सहित ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड और सु हेंग्यू के पक्ष के विशेषज्ञ मूल रूप से कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन हेमू क्विंग्या और सु हेंग्यू को तुरंत पराजित होते देखने के बाद ये वैसा ही था जैसे उनके सिर तोड़ दिए गए हों। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वे बुरी तरह कांप उठे। अतिशयोक्ति का वह रूप ऐसा था जैसे उन्होंने दिन के उजाले में कोई भूत देखा हो। सु हेंगशान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह भी तब तक हैरान रह गया जब तक उसका दिमाग बेवकूफ नहीं बन गया। काफी देर के बाद उसने ऊंचे से हल्के से बुदबुदाया, छोटे भाई यू, क्या मैं इस महिला के वर्तमान खेती स्तर के बारे में पूछ सकता हूँ? ओह, यूचे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। काफी ऊंची आवाज में उन्होंने अतुलनीय सहजता से उत्तर दिया, मेरी पत्नी की प्रतिभाएं इतनी ही हैं। वह इस वर्ष पहले ही 17 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन वह केवल सम्राट प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर में ही पहुंची थी। ऐसा कहने से भी हर कोई हमारा मजाक उड़ा सकता है। वूट। युनचे के शब्द वज्रपात की तरह थे जो हर किसी के कानों के पास फट गए और उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। जिया क्विंग्यू की ओर देखने वाली उनकी निगाहों में एक भयभीत अभिव्यक्ति जन्म ले रही थी। सु वांजी को इतना झटका लगा कि उनका बट वापस उनकी कुर्सी पर गिर गया। आमतौर पर अगर कोई कहे कि 17 साल की लड़की के पास सम्राट प्रोफाउंड दायरे का साधना स्तर है, तो हर कोई उनके साथ पागल जैसा व्यवहार करेगा। हालांकि तभी उन्होंने स्पष्ट रूप से स्काई प्रोफाउंड दायरे में 2 मजबूत विशेषज्ञों की एक साथ हार को अपनी आंखों से देखा। यह एक ऐसी ताकत थी जो स्काई प्रोफाउंड दायरे के अंतिम चरणों में ही संभव थी। ये लड़की शायद असली 17 साल की सिंहासन थी। घटनास्थल पर माहौल तेजी से बदल गया। सभी का ध्यान जिया क्विंग्यू पर केंद्रित था। वह जो सदमा लेकर आई, उसने बाकी सब चीजों को ढक दिया। इस बड़े झटके के सामने पहले होने वाली सभी प्रकार की शिकायतें व्यावहारिक रूप से नगण्य थीं। आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया देखकर यूचे का दिल विलाप करने लगा। ये पूर्ण शक्ति का लाभ था। जब पूर्ण कुचलने की शक्ति थी, तब पूर्ण कुचलने का नियंत्रण भी था। लोग डरेंगे, आदर करेंगे, पूजा करेंगे और सेवा करेंगे। कोई धमकाने, चिल्लाने, सताने या हत्या करने की हिम्मत नहीं करेगा। वास्तव में आत्म सुरक्षा प्राप्त करने और अपने पक्ष के लोगों की रक्षा करने के लिए पूर्ण शक्ति प्राप्त करना ही एकमात्र समाधान है। बाकी सब कुछ बहादुरी भरा था। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए युनचे हमेशा अपनी पूरी ताकत से प्रयास करता था। यदि उसने उस सम्राट अवेकनिंग हॉट पिल का इस्तेमाल जिया क्विंग्यू पर नहीं किया होता और इसके बजाय खुद पर इस्तेमाल किया होता, तो आज उसके पास जो शक्ति है वह शायद सम्राट प्रोफाउंड दायरे में होती।
उस समय जब वह मूल रूप से प्राथमिक गहन क्षेत्र में थे, कठिन प्रयास, साधना और सफलता के समय ने इस क्षेत्र को एक पूर्ण परीक्षा बना दिया था, तब उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में सोचा भी नहीं था। आज 2 साल बीतने से पहले ही वह पहले से ही एक वास्तविक सिंहासन के पास खड़ा था, और उसी समय उस तरह की शक्ति के साथ उसका एक संक्षिप्त सामना हुआ। ज़िया क्विंग्यू को अपनी तरफ देखकर यूचे का दिल थोड़ा हिल गया, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ, और उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसने क्या हासिल किया होगा और क्या खोया होगा। तथ्य यह है कि ज़िया क्विंग्यू उसकी थी पत्नी पूरी तरह से पर्याप्त थी। हेंगू क्विंग्या को उसके 2 गार्डों द्वारा मदद की जा रही थी। ये देखते हुए यूचे की नजरें झुक गईं और वह बेरहमी से हंसा। हेंगू क्विंग्या, मेरी मंगेतर सु लिंग र को पकड़ने और मुझे मारने की कोशिश करने के कर्ज के बारे में क्या तुमने ठीक से सोचा है? आप मुझे और मेरे ससुर को भुगतान कैसे करेंगे? हेंगू क्विंग्या ने हवा की एक बड़ी सांस ली। उसके शरीर के भीतर घूम रही ठंडी ऊर्जा ने उससे चाहा कि वह मर जाए। उसने दांत पीसकर गुस्से से उत्तर दिया, भुगतान? अरे, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम्हें मारूं? तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? युनचे का चेहरा तुरंत उदास हो गया। मेरे ससुर एक आदरणीय कबीले मास्टर हैं। उन्हें हर चीज पर बड़े दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। भले ही आपने सु लिंग र के खिलाफ कार्रवाई की हो, वह शायद आपके मामले को लेकर आशंकित होंगे। हालांकि मैं अलग हूँ। आप सिर्फ एक नन्हे वेनी ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर हैं। तुम्हें मारना कुत्ते को मारने से अलग नहीं है। क्विंग्यू मेरी पत्नी, उसे मार डालो। युनचे के इन शब्दों ने बेरहमी से सभी को याद दिलाया और उन्हें एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया। इतनी कम उम्र में ऐसी शक्ति को बढ़ावा देने में सक्षम होने के लिए उन्हें समर्थन देने वाली कोई भयानक शक्ति होनी चाहिए। वे जिस संप्रदाय से आए थे, जिस स्तर पर थे, वे इतने ऊंचे थे कि उनके पास उनकी ओर देखने की योग्यता भी नहीं थी। फिर उनके स्तर के लिए शायद ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर को मारना वास्तव में कुत्ते को मारने से अलग नहीं था। जागृत ज़िया क्विंग्यू विशेष रूप से यूचे के प्रति आज्ञाकारी थी। जब यूचे ने ये शब्द बोले तो उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा निकली और उसकी हथेली के बीच में एक नाजुक कमल खिल गया। फिर अपनी उंगलियों को नचाते हुए वह अचानक हेंगू क्विंग्या की ओर उड़ गई। हड्डियां कंपा देने वाली हत्या के इरादे के बाद ठंडी ऊर्जा की एक धारा ने उसके चेहरे पर हमला किया। इस हड़ताल के कारण हेंगू क्विंग्या की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। वे शब्द जो उसने पहले कहे थे वे केवल द्वेषपूर्ण शब्द थे जो उसने बिना सोचे समझे कहे थे। समाप्त होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ग्रैंडवेक कबीले का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक सिंहासन का सामना कर रहा था जो ग्रैंडवेक कबीले का बिल्कुल भी नहीं था। यदि कोई सिंहासन उसे मारना चाहता था तो उन्हें किस बात का डर था? नाचते हुए बर्फ के कमल की ठंडी रोशनी अविश्वसनीय रूप से भव्य लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए। उसे इस बात का तनिक भी संदेह नहीं था कि यदि वह उस बर्फ के कमल को छू लेगा तो वह निसंदेह बिना किसी झटके के मर जाएगा। मौत की धमकी के तहत हेंगू क्विंग्या अजीब तरह से चिल्लाया। अपनी गंभीर स्थिति के तहत उसने ज़िया क्विंग्यू से आए बर्फ के कमल को चकमा देने के लिए चिट्टे की तरह अविश्वसनीय गति से पीछे की ओर भागने के लिए पहले से कहीं अधिक शक्ति का उपयोग किया। हालांकि वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया और काफी देर बाद भी खड़ा नहीं हो सका। ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के होल्ड मास्टर के रूप में वह स्काई प्रोफाउंड दायरे का एक विशेषज्ञ था। शायद उसने कभी इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो सकती है। ज़िया क्विंग्यू की भौहें थोड़ी हिल गईं। जैसे ही उसने अपने बर्फ जैसे सफेद हाथ पलटे, उसकी हथेली से एक और बर्फ का कमल खिल गया। पहले से ही उस बर्फ के कमल ने सभी को स्पष्ट रूप से बताया था कि यहाँ तक कि ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर के लिए भी, जो पूर्व में नदी पर शासन करता था, वह जब तक चाहे उन्हें बिना किसी संदेह के मार सकती थी। जब दूसरा बर्फ का कमल खिला तो ब्लैकवुड गढ़ से संबंधित सभी लोगों के चेहरों पर भारी बदलाव आया। सु वांगजी क्रूरतापूर्वक खड़े हुए और अपनी पुरानी आवाज में दहाड़ते हुए बोले, रुको, ऐसे काम मत करो जो बहुत निरपेक्ष हो, अन्यथा। नहीं तो क्या? युनचे ने अपनी भौहें उठाई और उससे घूरते हुए कहा, जब वह मुझे मारना चाहता था तो तुमने बगल से देखा। जब हम उसे मारना चाहते हैं तो तुम बड़बड़ाते हुए निकल आते हो। आह, मेरे ससुर और मेरी मंगेतर सु लिंगर सभी ग्रैंडवेक कबीले के लोग हैं। उनके चेहरों को देखकर मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने आपको पहले नहीं सुना। यदि तुमने दूसरा शब्द बोलने का साहस किया तो मैं अपनी पत्नी से तुम्हें तुरंत मरवा दूंगा। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? सु वांगजी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उनका शरीर कांप उठा। उसके गले से हकलाहट निकली, लेकिन यूचे की ठंडी और कठोर नजर के सामने उसने फिर भी आप शब्द को जबरदस्ती निगल लिया जो उसके मुंह से लगभग निकल ही गया था।
फिर वह जोर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फिर बोलने की हिम्मत नहीं की। मौत का डर सहज था। बड़े बुजुर्ग के रूप में वह आमतौर पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और अपनी अलग थलग स्थिति में रहते थे। उन्हें कभी भी वास्तविक मौत के खतरे का अनुभव नहीं हुआ। यह एक था पहली बार पूर्ण और वास्तविक मौत के ऐसे खतरे का सामना करना। वह तथाकथित रीढ़ की हड्डी और साहस सबसे ठंडा डर बन गया। वह पूरी तरह से कांप उठा और आधा शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। ईमानदारी से कहें तो सु हेंगशान को इस समय बेहद आरामदेह और आनंददायक कहा जा सकता है। हेंग ओकिंग्या उसका नश्वर शत्रु था और वह उसके बारे में कभी कुछ नहीं कर सका। सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में सु वांगजी ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया। भले ही वह क्रोधित हो, केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह था सहना। अभी हेंग ओकिंग्या और सु वांगजी को देखकर, जो डर के मारे चुप थे, उसके दिल में एक अविश्वसनीय खुशी थी। हालांकि अपने स्वभाव के कारण वह स्वाभाविक रूप से चीजों को इतनी चरम सीमा तक जाते हुए नहीं देखना चाहता था। वह आया और यूचे के कंधों को थपथपाया और सिर हिलाते हुए कहा, छोटे भाई यू, इसे जाने दो। भले ही हेंग ओकिंग्या घृणित है, फिर भी पूर्व नदी में उसकी एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है। यदि वह ग्रैंडवेक कबीले के भीतर इसी तरह मारा जाता है तो यह अंततः थोड़ा परेशानी भरा होगा। अब उन्हें गंभीर चोट लग गई है और ऐसा लग रहा है कि आधे साल के भीतर भी उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। उसे कीमत चुकाने दो और फिर उसे जाने दो। यूचे को नहीं लगा कि सु हेंगशान के लिए ऐसा कुछ कहना बिल्कुल भी असामान्य था। उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ससुर, सु लिंग र और मैंने सबके सामने हमारी सगाई की घोषणा की। आप अब भी मुझे छोटा भाई यू क्यों कह रहे हैं? ये बहुत अयोग्य है। अगर आपको मुझे दामाद कहना पसंद नहीं है तो ससुर जी मुझे सीधे यूचे या चिर कह सकते हैं। सु हेंगशान ने शून्यता से देखा। यूचे की उपस्थिति को देखते हुए उसने स्पष्ट रूप से आज के विश्वासघात को पूरी तरह से और वास्तव में अपने दिल में डाल लिया। वह हंसने लगा, मुझे देखो, केवल सगाई की बात दिमाग में रखकर मैं वास्तव में तुम्हें संबोधित करने का तरीका बदलना भूल गया। चियर, मेरे पहले शब्द, तुम उनके बारे में क्या महसूस करते हो? यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ससुर ने कहा है, चियर स्वाभाविक रूप से उसका पालन करेगा। बस ससुर जी उसे किस तरह की कीमत देना चाहते हैं। हेंग ओकिंग्या का दिमाग पहले ही चरम सीमा तक खींच चुका था और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उनकी बातचीत सुनकर उसका मन हिल गया। उसने तेजी से एक स्थानिक अंगूठी निकाली और इस प्रक्रिया में एक शब्द भी कहे बिना उसे सु हेंगशान की ओर फेंक दिया। जीवित रहने के लिए उसके पास नर्म होने और सबके सामने कीमत सौंपने का कोई विकल्प नहीं था। इस अपमान से उसकी छाती फट जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाता था। सु हेंगशान ने स्थानिक अंगूठी ली और अपनी गहन शक्ति से उसे घुमाया। वहां पर्पल क्लाउड प्रोफाउंड आयरन के 3 पूरे ढेर थे। पर्पल क्लाउड प्रोफाउंड आयरन की दुर्लभता के साथ ये व्यवहारिक रूप से ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड की पूरे वर्ष की फसल के बराबर था। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और हेंग ओकिंग्या की ओर अपना हाथ लहराया। चूंकि ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड मास्टर बहुत दयालु है, तो ये भी असभ्य नहीं होगा। आपकी यात्रा अच्छी हो, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। हेंग ओकिंग्या की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर उसकी आंखें घूम गईं और वो तुरंत बेहोश हो गया। उसके 2 गार्डों ने तुरंत उसकी मदद की और जिया क्विंग्यू को भयभीत निगाहों से देखा और अब रुकने की हिम्मत नहीं की। उनके साथ आए ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के शिष्य भी पीछे पीछे चले और उदास होकर चले गए। यूचे ने चुपके से अपने दिल में एक राहत भरी आह भरी। फिर उसने जिया क्विंग्यू की ओर आभारी आंखों से देखा। जिस समय वह सु लिंग र से मिले, उसकी पूरी दुनिया उदासी और निराशा से भरी हुई थी। और सु लिंग र की स्थिति के साथ मिलकर कोई कल्पना कर सकता था कि उस समय उसने अपने भीतर एक बड़े बदलाव का सामना किया होगा। परिवार और सभी प्रकार की हताशा। यूचे को शुरू से अंत तक कभी पता नहीं चला कि उसके परिवार को किस तरह की आपदा का सामना करना पड़ा। हालांकि आज व्यस्त, बेलगाम और लापरवाह सु लिंगर को देखते हुए वह कभी नहीं चाहता था कि वह अतीत में उसके जीवन को दोहराए। परिणाम स्वरूप उसने आज जिया क्विंग्यू की पूर्ण शक्ति उधार ली और ग्रैंडवेक कबीले को एक भयानक ताकत स्थापित करने में मदद करने के लिए अपने अत्याचारी शब्दों और कार्यों का इस्तेमाल किया, जिससे ग्रैंडवेक कबीले के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले सभी लोगों के लिए एक शक्तिशाली समर्थक का मुखौटा तैयार किया गया। हालांकि इस आशा में एक अल्पकालिक पहलू पर भरोसा करना कि ग्रैंडवेक कबीला अपने पिछले भाग्य में नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत भोलापन था। यही एकमात्र चीज थी जो यूचे कर सकता था। हालांकि ये तो सपनों की दुनिया ही थी। 24 घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं।
लेकिन उसने वह सब किया जो वह लिंग र के लिए कर सकता था, केवल सुलिंग र के प्रति उसके प्यार और उसके दिल की गहराई में शर्म के कारण। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।